गाइस आप लोग एक बार जरूर अवतार द लेजेंड की वीडियो जरूर सुने। बहुत मजेदार नॉवल सीरीज है। चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं और हाँ वीडियो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर देना। स्टार्ट करते हैं शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 65। शौर्य छिपते हुए काफी ज्यादा परेशानी हो गया था, इसलिए वो अब भागने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करता बल्कि डटकर सामना करने के लिए तैयार हो जाता है। शौर्य के वार की ताकत देखकर पाखी कहती है, बड़ी भयंकर पावर वाला वार था। शौर्य अपनी तलवार को भी अपनी तरफ खींच लेता है और पाखी से कहता है, अब मैं तुमसे बच नहीं सकता तो फिर मैं तुमसे लड़ूंगा। इतना कहकर शौर्य पाखी पर टूट पड़ता है और उस पर तलवार से लगातार कई वार करता है, लेकिन पाखी उसके हर एक वार से बच जाती है। शौर्य अपनी 3 पिल्स भी बाहर निकाल कर सीधा खाकर कहता है, मेरे पास जो भी कुछ है अब मैं तुमसे उस सब से लड़ूंगा। इतना कहकर शौर्य अपने हाथ को जोर से जमीन पर मरता है और उसके चारों तरफ पर्पल रंग का एक चक्र बन जाता है। चक्र के अंदर आए सभी पत्थर हवा में उठने लग जाते हैं और शौर्य सीधा उन्हें पाखी की तरफ फेंक कर मरता है। पाखी अपनी ऊर्जा शक्ति से हंटर बनाकर उन सभी पत्थरों को तोड़ डालती है, लेकिन तभी अचानक से शौर्य ऊपर उछलकर अपनी तलवार से उस पर सीधा वार कर देता है। जैसे ही तलवार का वार पाखी को लगता है तो वो अपना हाथ डिफेंस के लिए अड़ा देती है। शौर्य के इस वार के पाखी से टकराते ही आसपास की सारी चट्टानें दूर जाकर गिरती है, लेकिन पाखी को खरोच तक भी नहीं आती। पाखी मुस्कुराते हुए पूछती है, बस इतनी सी ताकत से तुम मुझसे लड़ने वाले हो? शौर्य गुस्से में जवाब देता है, तुम्हारे लिए इतना ही काफी है। शौर्य अपनी पूरी ताकत के साथ पाखी को पीछे धकेलने लगता है और पाखी काफी दूरी तक पीछे धकेली चली जाती है। लेकिन फिर वो थोड़ी सी ताकत लगाती है और फिर शौर्य उसे धकेल नहीं पाता। पाखी तेजी से साइड में घूमते हुए हट जाती है और शौर्य के साथ खेलने में उसे काफी मजा आ रहा था। ये उसकी मुस्कान साफ बता रही थी, लेकिन तभी शौर्य की ऊर्जा शक्ति की वजह से उसके चेहरे पर एक खरोंच लग जाती है। पाखी की मुस्कान तुरंत ही गायब हो जाती है। वो अपने चेहरे पर हाथ लगाकर देखती है और फिर गुस्से में आ जाती है। शौर्य ये देखकर कहता है, भाग बेटा भाग, अब बात बिगड़ने वाली है। इतना कहकर शौर्य अपनी तलवार लेकर वहां से तेजी से आगे की तरफ भागता है। पाखी गुस्से में जोर से चिल्लाते हुए कहती है, मैं तुझे जान से मार डालूंगी हरामजादे। शौर्य काफी तेजी से आगे की तरफ भाग रहा था और अब पाखी गुस्से में इतनी पागल हो जाती है कि वो शौर्य के पीछे भागते हुए सामने आने वाली हर एक चीज को तोड़ते हुए आगे भागने लगती है। शौर्य भी इससे काफी ज्यादा घबरा जाता है। पाखी शौर्य के करीब आकर अपने हंटर से उसको जकड़ लेती है। वो शौर्य को अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, अब पहले मैं तेरी खाल उतारूंगी। इतना कहकर वो शौर्य को अपनी तरफ खींचने लगती है। शौर्य की तलवार भी छूटकर नीचे गिर जाती है और वो अपने आप को पाखी के हंटर की जकड़ से छुड़ा तक भी नहीं पा रहा था। पाखी गुस्से में तेज आवाज में कहती है, तुम वो पहले हो, इसने मेरे चेहरे पर नुकसान पहुंचाया है। इतना कहकर वो शौर्य को झटके से खींचकर एक दीवार पर देकर मरती है। शौर्य दीवार पर बहुत जोर से लगता है और उसकी दर्द भरी चीख जोर से निकलती है, आह। फिर वो दोबारा शौर्य को एक पत्थर के पिलर पर देकर मरती है और इस बार वो पिलर ही टूट जाता है। शौर्य की दर्द भरी चीख और भी जोर से निकलती है, आह। पाखी फिर से शौर्य को एक पत्थर के टुकड़े पर जोर से मरती है और शौर्य की दर्द भरी खींच और भी ज्यादा जोर से निकलती है, आह। शौर्य के मुंह से खून भी निकल आते हैं और वो लंबी लंबी सांस लेते हुए कहता है, ये असली अंतर होता है दो अलग अलग लेवल वाले योद्धाओं का। शौर्य ने इतना ही कहा था तभी पाखी उसे ऊपर की तरफ उछाल देती है और उससे भी पहले ऊपर पहुंचकर उसे बहुत जोर से नीचे की तरफ मुक्का मारती है। शौर्य की दर्द भरी चीख फिर से निकलती है, आह। शौर्य तेजी से नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन पाखी उससे पहले नीचे आकर उसे बहुत जोर से अपने सांप वाले हिस्से से मरती है।
शौर्य उसका ये वार लगते ही दर्द में जोर से चीखता है और फिर तेजी से ऊपर की तरफ जाता है। पाखी फिर उससे पहले ऊपर जाकर नीचे की तरफ मरती है और फिर से नीचे से ऊपर की तरफ मरती है। वो ऐसे ही लगातार शौर्य को मरती रहती है और उसकी हालत को खराब कर देती है। आखिर में पाखी अपने दोनों हाथ आपस में मिलाकर पूरी ताकत के साथ शौर्य की पीठ पर मरती है और शौर्य इतनी जोर से जमीन पर आकर लगता है कि जमीन पर गड्ढा हो जाता है। शौर्य की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी, उसे अब दर्द भी महसूस नहीं हो रहा था। पाखी नीचे आकर उसे अपनी तरफ खींच लेती है और उसकी गर्दन पकड़कर उसे ऊपर उठा लेती है। तुम कभी भी एक ताकतवर योद्धा नहीं थे, पाखी कहती है। अब वो शौर्य की गर्दन को अपने एक ही हाथ से खींचने लगती है और शौर्य उसके सामने कुछ कर भी नहीं पा रहा था। वो शौर्य की गर्दन को खींचती ही जा रही थी और शौर्य किसी पक्षी की तरह फड़फड़ा रहा था। शौर्य मन ही मन कहता है, लगता है कि आज मेरा आखिरी दिन है। शौर्य का शरीर सुन पड़ और उसकी गर्दन टूटने ही वाली थी, तभी पाखी को कुछ एहसास होता है और वो जैसे ही पीछे की तरफ पलटती है तो उसे एक बहुत जोरदार मुक्का सीधा मुंह पर पड़ता है। पाखी वहां से सीधा बहुत जोर से एक पत्थर पर जाकर लगती है और उस पत्थर पर दरार आ जाती है। पाखी का शरीर एक ही बार में दर्द से बुरी तरह से चकने लगता है और वो सामने देखती है कि जमीन पर पड़े शौर्य के पास काला लबादा ओढ़े एक औरत खड़ी हुई थी और वो औरत पाखी को ही गुस्से से घूरे जा रही थी। पाखी उसे देखकर थोड़ी घबराहट में पूछती है, तथा तुम कौन हो? वो औरत कोई जवाब नहीं देती और शौर्य खड़ा होकर उसका शुक्रिया करते हुए कहता है, मेरी जान बचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया मास्टर। इस पर वो औरत जवाब देते हुए कहती है, रेगिस्तान में कभी भी शांति बनी नहीं रह सकती, इसलिए अच्छा यही रहेगा कि तुम जल्दी से यहाँ से चले जाओ। जैसा आप कहे। इतना कहकर शौर्य वहां से वापस जाने लगता है। वापस पीछे की तरफ जाते हुए शौर्य धीरे धीरे भगवान का शुक्रिया करते हुए कहता है, भगवान का बहुत शुक्रिया, उन्होंने मुझे उस पागल नाग वंश की औरत से बचा लिया, वरना आज तो मेरा स्वाहा ही हो जाता। इतना कहकर शौर्य अपने पंख निकालकर जैसे ही वहां से उड़ने की कोशिश करता है। तभी ये देखकर पाखी कहती है, तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ से इतनी आसानी से भाग जाओगे? इतना कहकर पाखी अपनी शक्ति का इस्तेमाल करती है और छोटे सांप बनाकर तेजी से शौर्य की तरफ छोड़ देती है। वो सांप शौर्य के करीब आकर उसे डसने ही वाले थे, तभी वो काले लबादे वाले औरत तेजी से शौर्य के पास आ जाती है और अपनी आसमानी ऊर्जा का इस्तेमाल करके सभी सांपों को पल भर में खत्म कर देती है। शौर्य उस औरत की आंखों को देखे जा रहा था और उसे वो आंखें जानी पहचानी लगने लगती है। शौर्य को अपनी आंखों में देखता देखकर वो औरत उसे हल्के से धक्का देकर आगे आ जाती है और शौर्य बहुत ही प्यारा से जमीन पर धीरे से गिरता है। काले लबादे वाली औरत अपनी तलवार बाहर निकाल लेती है और पाखी की तरफ बढ़ते हुए कहती है, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे इग्नोर किया। वो जैसे ही आगे बढ़ती है तभी पीछे से आवाज आती है, रुको। ये सुनकर वो रुक जाती है और पीछे मुड़कर देखती है कि उनके ही सभी साथी पीछे से उनकी तरफ आ रहे थे। लीडर हाथ जोड़कर उस औरत से कहता है, मास्टर गुंजन, ये नाग वंश के लोगों का इलाका है, इसलिए प्लीज सबके बारे में एक बार सोच लीजिए। ये औरत गुंजन ही थी जो शौर्य को बचाने के लिए आ गई थी। अपने साथी की बात सुनकर गुंजन रुक जाती है। वो अपनी तलवार वापस रख कर कहती है, यहां से चले जाओ। शौर्य अभी भी गुंजन को पहचान नहीं पाता, क्योंकि एक नाम के कितने भी इंसान हो सकते हैं। शौर्य खड़ा होता है और गुंजन के आगे हाथ जोड़ते हुए कहता है, इस सब के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर भाग्य में है तो हमारी फिर मुलाकात जरूर होगी। इतना कहकर शौर्य वहां से तेजी से उड़ जाता है। उसके जाने के बाद गुंजन के ग्रुप का लीडर हाथ जोड़कर गुंजन से कहता है, मास्टर आप सच में बहुत दयालु है। अब लीडर पाखी की तरफ जाता है और अपने साथियों के साथ हाथ जोड़ते हुए पाखी से कहता है, अभी जो हुआ ये बस एक गलतफहमी थी।
हमारा कोई और इरादा नहीं था। मेरा नाम ज्ञानी है और मैं रानी मेड्यूसा से मिलना चाहता हूँ। ये सुनकर पाखी गुंजन को घूरते हुए मन ही मन कहती है, मुझे जल्दी से इन सब ताकतवर इंसानों के बारे में महारानी को बताना होगा। पाखी ज्ञानी से पूछते हुए कहती है, तो तुम हमारी महारानी से मिलना चाहते हो? अगर तुम्हें अच्छे से याद ना हो तो मैं बता देती हूँ कि मेरा समुदाय और इंसान एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन हैं और हम सालों के एक दूसरे को मार रहे हैं। तो फिर तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? अगर तुम समझदार हो तो मैं तुम्हें पहले ही बता देती हूँ कि यहाँ से चले जाओ, वरना जब मेरे 8 ताकतवर एल्डर तुमसे मिलेंगे तो मुझे डर है कि जामा समुदाय का सबसे ताकतवर इंसान भी तुम्हें बचा नहीं पाएगा। ये सुनकर ग्रुप में से एक ताकतवर आदमी अपनी तलवार जमीन पर मरते हुए कहता है, ज्यादा घमंड मत करो, वरना तुम्हें हमसे नाग वंश का सबसे ताकतवर नाग भी नहीं बचा पाएगा। ये सुनकर पाखी सबको गुस्से से घूरने लगती है। शौर्य उड़ते हुए तेजी से जा रहा था, तभी मेडिसिन मास्टर भी बाहर निकल आते हैं और उसके साथ साथ उड़ने लगते हैं। शौर्य उनसे थोड़ा गुस्सा था और वो मास्टर को देखकर कहता है, तो आखिरकार अब आप बाहर आ ही गए। इस पर मास्टर हुंकार भरते हुए बताते हैं, मुझे इस सब के बारे में पहले से ही पता था, तो इसलिए मैंने अपनी शक्ति को बेवजह खर्च करने का नहीं सोचा। वैसे भी कभी कभी मार का स्वाद चखना भी सेहत के लिए सही रहता है। हाँ हाँ बिल्कुल, कभी आप भी चख कर देखना, शौर्य मास्टर को जवाब देता है। मास्टर शौर्य से पूछते हैं, शौर्य क्या तुम्हें पता है कि वो आखिरी आदमी कौन था? इस पर शौर्य नामे अपनी गर्दन हिला देता है और मास्टर बताते हैं, वो मेडिसिन किंग ज्ञानी था। मैंने सोचा नहीं था कि वो भी यहाँ आ जाएगा। क्या आप उसे जानते हैं? शौर्य पूछता है। मास्टर हाँ में हुंकार भरते हुए बताते हैं, शौर्य अगर मैं गलत नहीं हूं तो ज्ञानी भी यहाँ फ्लेम के लिए ही आया है। ये सुनकर शौर्य कहता है, गई भैंस पानी में। रानी मेड्यूसा फ्लेम को अपने अंदर समाना चाहती है और अब ये मेडिसिन किंग भी फ्लेम को चुराने के लिए आ गया, ऊपर से ये इतने सारे मददगार भी साथ लेकर आया है। अब मेरा तो सिर फटने को जा रहा है। शौर्य अपना सिर दोनों हाथों से पकड़ते हुए कहता है। इससे मास्टर गुस्से में आ जाते हैं और जोर से शौर्य के सिर पर चाटा मारते हुए कहते हैं, बेवकूफ। शौर्य एक चाटे में ही नीचे की तरफ गिरता है, लेकिन फिर अपने को संभालकर वापस से मास्टर के पास आ जाता है। शौर्य द डिस्ट्रॉयर एपिसोड 66। आग से जलते बॉक्स। मास्टर से मार खाने के बाद शौर्य अपने सिर पर वही हाथ लगा लेता है जहां मास्टर ने उसे चाटा मारा था और अब वो चुप सा हो जाता है, जिससे मास्टर को भी थोड़ी शांति मिलती है। शौर्य इस बात से परेशान था कि अब ज्ञानी भी फ्लेम के पीछे यहाँ तक आ गया था और उसके लिए इस वजह से फ्लेम को हासिल कर पाना मुश्किल हो जाएगा। तभी शौर्य मास्टर से कहता है, मास्टर मैं समझ गया। ज्ञानी और रानी मेड्यूसा फ्लेम के लिए आखिर में आपस में लड़ेंगे ही और तब हम उनकी लड़ाई का फायदा उठाकर चुपके से फ्लेम को हासिल कर लेंगे। ये सुनकर मास्टर जवाब देते हुए कहते हैं, तो आखिरकार तुम्हारा दिमाग खुल ही गया। मास्टर अब नक्शा बाहर निकाल कर देखते हुए बताते हैं, जो नक्शा हमें उदयवीर ने दिया है उसके हिसाब से रेतीले तूफान को पार करके नाग मंदिर जल्दी से पहुंचा जा सकता है। ठीक है तो चलते हैं, शौर्य जवाब देता है। मास्टर तुरंत उसके अंदर घुस जाते हैं और शौर्य इसके बाद तेजी से उड़ते हुए वहां से अपनी मंजिल की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ पाखी को घेरे वो सभी अभी तक खड़े हुए थे और वो बड़ी सी तलवार वाला तगड़ा आदमी जिसका नाम यूसुफ था। वो ज्ञानी से पूछते हुए कहता है, बूढ़े आदमी इसका खेल अभी यही खत्म कर देते हैं, क्योंकि ये बस हमारा समय ही बर्बाद कर रही है। क्योंकि अगर हम समय पर वहां नहीं पहुंचे तो मुझे डर है कि तुम जिस चीज की तलाश कर रहे हो वो फिर तुम्हें मिल नहीं पाएगी। इसके अलावा अगर हमने इसे भी यहाँ से जाने दिया तो ये हमारे बारे में सबको बता देगी और फिर हमारा ये मिशन बर्बाद हो सकता है। इतना कहकर यूसुफ फिर से अपनी तलवार को जोर से जमीन पर मरता है।
ज्ञानी उसकी बात भी समझता है और पाखी से कहता है, अगर तुम हमारे साथ अच्छे से बातचीत नहीं करना चाहिए तो फिर बाद में शक्ति के लिए हमें दोष मत देना। पाखी अभी भी ऐसे ही मुस्कुराती रहती है और ये देखकर ज्ञानी यूसुफ और अपने दूसरे साथी फैजान से कहता है, यूसुफ और फैजान, मैं तुम्हें ऑर्डर देता हूँ, इसका खेल खत्म कर दो। इतना सुनते ही यूसुफ और फैजान नाम का लड़का दोनों पाखी की तरफ हथियार लिए आने लगते हैं। वो दोनों पाखी को दोनों तरफ से घेर लेते हैं और पाखी अभी भी बिना डरे उनके सामने खड़ी हुई थी। पाखी उन्हें पहचानती थी और बताते हुए कहती है, ये जामा साम्राज्य के 10 सबसे ताकतवर योद्धाओं में से है। यूसुफ लाइन किंग और फैजान हवाई योद्धा। फैजान अपने चीनी पंखे जैसे हथियार को बाहर निकाल लेता है जो काफी नुकीला था। यूसुफ अपनी बड़ी सी उस तलवार को जमीन पर पटकते हुए कहता है, तो तुम मुंह जानती हो, चलो अच्छा है क्योंकि आज तुम खुद मेरे हाथों मरोगी। इतना कहकर यूसुफ बहुत तेजी से पाखी की तरफ भागता है। वो अपनी तलवार उठाकर सीधा पाखी पर दे मरता है, लेकिन पाखी तुरंत ही अपनी ऊर्जा शक्ति से हंटर बनाकर तलवार के आगे अड़ा देती है और यूसुफ को उल्टा पीछे की तरफ उछाल देती है। यूसुफ फिर से उसकी तरफ घुमाता है और जैसे ही अपनी तलवार से वार करता है तो पाखी भी उस पर अपने हंटर को चलाते हुए वार करने लगती है। दोनों ही एक दूसरे के वार को रोक रहे थे, लेकिन तभी यूसुफ अपनी तलवार से पाखी के पेट पर वार करता है। उस वार से बचने के लिए पाखी वापस पीछे की तरफ कूद जाती है और तभी एकदम से पीछे से फैजान अपनी पीली ऊर्जा शक्ति से तीर जैसे चाकू बनाकर पाखी की तरफ तेजी से छोड़ देता है। पाखी को ये महसूस हो जाता है और वो उनसे बचने की कोशिश करती है। वो बच तो जाती है, लेकिन उसके चेहरे पर फिर से एक दूसरी खरोंच लग जाती है और वो जमीन पर गिर जाती है। फैजान यूसुफ से कहता है, यूसुफ अब ज्यादा बात नहीं करते हैं बल्कि इसका खेल यहीं जल्दी से खत्म करते हैं। पाखी अपने चेहरे पर हाथ लगाती है और नई खरोंच महसूस करके गुस्से में कहती है, मेरा चेहरा, अब मैं तुझे खत्म कर डालूंगी हरामजादे। फैजान इतना सुनते ही अपने उस चाइनीज पंखे को चलाते हुए उसके अंदर से पाखी की तरफ अपनी ऊर्जा शक्ति के वार छोड़ने लगता है। पाखी पीछे की तरफ गुलाटी मरते हुए उससे बचने लगती है और कुछ को अपने हंटर से हवा में ही तबाह कर देती है। लेकिन तभी पीछे से यूसुफ पाखी पर वार करने की कोशिश करता है। पाखी को ये महसूस हो जाता है और वो तुरंत ही पीछे की तरफ मुड़कर अपने हाथ से एक बड़ा सा सांप बनाकर यूसुफ पर वार करती है। यूसुफ अपनी रक्षा के लिए अपनी तलवार आगे अड़ा देता है और सांप अपने मुंह में तलवार के हैंडल को पकड़ लेता है। पाखी का ध्यान यूसुफ पर था और तभी फैजान के 2 वार पीछे से आकर उसकी पीठ पर लग जाते हैं। पाखी को दर्द होता है और उसे गुस्सा उससे भी ज्यादा आ जाता है। पीछे से फैजान तेजी से उसकी तरफ आ रहा था और उसे आता देखकर पाखी एक ही झटके में यूसुफ की तलवार उससे छीनकर फैजान की तरफ फेंक कर मरती है। फैजान एक पल के लिए घबरा जाता है, लेकिन वो फिर जल्दी से पीछे की तरफ गुलाटी मार जाता है। इससे तलवार जमीन के अंदर गड़ जाती है और फैजान बच जाता है। पाखी बिल्कुल भी समय बर्बाद नहीं करती और तेजी से अपनी ऊर्जा शक्ति से छोटे सांप बनाकर यूसुफ की तरफ भेज देती है। यूसुफ के पास उसकी तलवार नहीं थी और वो इससे घबरा जाता है। उसे पाखी के वो सांप डसने ही वाले थे, तभी फैजान तेजी से यूसुफ के आगे आ जाता है और उन सभी सांपों को खत्म कर देता है। पाखी समझ जाती है कि वो अकेले इनसे नहीं लड़ पाएगी। इसलिए वो अपनी नागों वाली टेक्निक का इस्तेमाल करती है और एकदम से ऊपर हवा में उड़ने लगती है। वो पर्पल रंग के धुएं में बदल जाती है और उसके अंदर से कई सारे सांप निकालकर तेजी से ज्ञानी और उसके साथियों की तरफ आते हैं। वो सभी सांपों को नष्ट कर देते हैं और तभी वो पर्पल धुआं भी गायब हो जाता है। धुआं हटने के बाद नजर पड़ता है कि पाखी वहां से गायब हो चुकी थी। ये देखकर ज्ञानी बताते हुए कहते हैं, वो बचकर भाग गई। इसलिए हम अब रानी मेड्यूसा से मिलने के लिए अपने रास्ते ही आगे बढ़ेंगे। इसके बाद वो सभी वहां से चल देते हैं। एक छोटा पर्पल रंग का सांप बच गया था जो उनकी बातें सुनकर जमीन के अंदर घुस जाता है।
दिन निकल आता है और शौर्य नाग वंश के पवित्र मंदिर से कुछ ही दूर पहले कुछ पहाड़ों में छिपा हुआ सामने मंदिर की तरफ देख रहा था। मंदिर पर सिपाहियों का बहुत ही ज्यादा तगड़ा पहरा था। ये देखकर शौर्य परेशानी में आ जाता है। मास्टर भी उसके पास ही थे और वो भी सामने की तरफ ही देख रहे थे। शौर्य मास्टर से पूछता है, मास्टर यहाँ तो बहुत ज्यादा तगड़ा पहरा है, इसलिए अब आपको ही चुपके से जाने का कोई रास्ता ढूंढना होगा। तभी एक आवाज आती है, मैं हसीना महारानी के कहने पर उनके 8 समुदाय में से चुनी गई हूँ ताकि मैं तुम्हें नाच के लिए लीड कर सकूं। इसलिए ये तुम्हारे लिए सम्मान की बात है। अब इस रिचुअल में मुझे निराश मत कर देना ताकि रानी और हमारे नागों की आत्मा संतुष्ट हो सके। एक नाग वंश की औरत लाल कपड़े पहने अपने साथ कुछ नाग कन्याओं को मंदिर की तरफ ले जाते हुए बताती है और ये सब मास्टर और शौर्य देख लेते हैं। हसीना की बात पर उसके पीछे चल रही मुंह पर मास्क बंधे नाग कन्याएं साथ में जवाब देती है, चिंता मत कीजिए लीडर, हम किसी को भी निराश नहीं करेंगे। शौर्य और मास्टर साथ में चुपके से उनके पीछे आते हैं और सबसे पीछे वाली लड़की का मुंह बंद करके उसे उठाकर वहां से चुपके से ले जाते हैं। वो उस लड़की को बेहोश कर देते हैं और शौर्य उसके कपड़े पहन लेता है, लेकिन अब समस्या उसके नाग होने की थी। मास्टर उसे एक गोली देते हैं। शौर्य जैसे ही गोली को खाता है तो उसका निचला हिस्सा तुरंत ही नाग में बदल जाता है। मास्टर उसे बताते हुए कहते हैं, मैंने जो ये गोली नागों को रिफाइन करके बनाई है उसका असर काफी अच्छा है। ये सुनकर शौर्य मास्टर से पूछता है, तो पहाड़ों में आपने इसी गोली को बनाया था? मास्टर हाँ में गर्दन हिला देते हैं। शौर्य मुंह पर मास्क पहने और लड़की के कपड़े पहने बिल्कुल नाग कन्या लग रहा था। मास्टर उससे कहते हैं, अब जल्दी से चलो। इतना सुनकर शौर्य चुपके से फिर से उन नाग कन्याओं की लाइन में सबसे पीछे लग जाता है और सबके साथ आगे चलने लगता है। इसके बारे में किसी को भनक तक भी नहीं चल पाती। रानी मेड्यूसा के महल के अंदर बहुत बड़े सांपों की मूर्त वाली नाग कुर्सी बनी हुई थी, जिसकी ठीक आगे रानी मेड्यूसा खड़ी हुई थी। वो अपनी शक्ति का इस्तेमाल करके झट से अपने आगे आग से जलते 4 बॉक्स बाहर निकाल लेती है और दूसरे नंबर के बॉक्स को अपनी तरफ खींचकर अपने हाथ में ले लेती है। रानी बॉक्स को देखते हुए कहती है, इस बार डिसीजन लेने का मेरा मौका है और मैं इसे जाने नहीं दूंगी। इतना कहकर वो बॉक्स को वापस आगे कर देती है और फिर चारों बॉक्स को फिर से गायब करके अपनी गद्दी पर बैठ जाती है। रानी के महल को ही पवित्र मंदिर बोला जाता था, जो कि नागों का मंदिर ही था, उनके रहने की जगह थी। पाखी का सांप मंदिर से पहले पहाड़ों में जमीन के अंदर से बाहर निकलता है और फिर तेजी से ऊपर हवा में उड़ते हुए महल की तरफ आने लगता है। वो महल के द्वार के भी पार हो जाता है और रानी के हॉल के बाहर आकर जमीन पर बैठकर फिर से पाखी में बदल जाता है। हॉल के दरवाजे की तरफ देखते हुए झुककर पाखी बताते हुए कहती है, महारानी जामा साम्राज्य का ज्ञानी अपने साथ एक ताकतवर ग्रुप को लेकर हमारे समुदाय में घुसने के लिए यहाँ आ रहा है और मैंने आपकी दासी ने उनसे बचकर यहाँ आपके पास आने के लिए नागवंश की गुप्त टेक्निक का इस्तेमाल किया। उसके इतना बताते ही दीवार पर टंग रही मशाल जलने लग जाती है और रानी की आवाज आती है, ज्ञानी मेडिसिन किंग। वो अच्छे से जानता है कि मिलने की तारीख कैसे चुनी जाती है। इस पर पाखी बताती है, महारानी उसके साथ काफी ताकतवर योद्धा है, जिनमें एक 7 लेवल की योद्धा भी है। ये सुनकर रानी मेड्यूसा उससे पूछती है, क्या तुम जानती हो कि वो कौन थी? पाखी जवाब देते हुए बताती है, महारानी आपकी दासी इतना नहीं जान पाई क्योंकि उसने अपना चेहरा ढाका हुआ था और उन्होंने मुझे उसके बारे में जानने भी नहीं दिया। द्वार के बाहर खड़ा हुआ बूढ़ा आदमी जिसका नाम माधव था, वो बाहर से ही द्वार की तरफ झुकते हुए रानी से कहता है, महारानी मुझे डर है कि ज्ञानी अपने आदमियों के साथ जल्दी ही यहाँ पहुँच जाएगा और फिर वो हमारे रिचुअल में बाधाएं खड़ी करेंगे। ये सुनकर रानी मेड्यूसा उन्हें बताते हुए कहती है, एल्डर जिस वक्त सूरज सीधा ऊपर अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा उसी वक्त रिचुअल शुरू कर देना।
बूढ़ा माधव जवाब देता है, जैसा आप कहे महारानी। तभी दरवाजे के अंदर से पार होकर आग से जलते चारों बॉक्स पाखी के ठीक सामने आ जाते हैं। पाखी इससे चौंक सी जाती है। रानी मेड्यूसा बताते हुए कहती है, ज्ञानी यहाँ जरूर फ्लेम को हासिल करने के लिए आया है। इसलिए तुम इन चारों बॉक्स को मंदिर के चारों कोनों में जाकर रख दो ताकि वो इन्हें जल्दी से ना खोज पाए। पाखी जवाब देती है, जो आज्ञा महारानी। पाखी रानी को आगे बताते हुए कहती है, महारानी एक और बात है। जो वो इंसान पवित्र तालाब के पास से भाग गया था। हालांकि वो एक छोटा सी लेवल का योद्धा था, लेकिन उसके पास अपनी ताकत को एकदम से लेवल 5 तक बढ़ाने की खूबी है। ये एबिलिटी सच में बहुत अनोखी है। मैं उसे पहले पूछताछ के लिए पकड़ना चाहती थी, लेकिन वो ज्ञानी की उस 7 लेवल वाली योद्धा की वजह से बचकर भाग गया। अच्छा, ऐसी भी कोई स्किल है? रानी मेड्यूसा पूछती है। पाखी बस हुनकार भरती है और रानी उससे कहती है, उसके बारे में बाद में सोचेंगे, पहले तुम दिया हुआ काम पूरा करो। जो आज्ञा महारानी। इतना कहकर पाखी चारों बॉक्स को लेकर वहां से गायब हो जाती है।